हेलो स्टूडेंट, मैं आपको इससे पहले 2 चैप्टर्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में समझाया था। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही वो स्थान है जहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी क्या होती है बच्चों? एटीपी को कहा जाता है करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका के पैसे। अर्थात हम जितने भी कार्य करते हैं उन सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। और इस एटीपी का निर्माण जो होता है वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको ये भी समझाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक कोशिका झिल्ली होती है उसमें F1 पार्टिकल उपस्थित होते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। और ऑक्सीसोम वो स्थान है जहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि, इन सब में रासायनिक या स्थितिक ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसको हम इन प्रोसेस के द्वारा काइनेटिक एनर्जी के अंदर परिवर्तित करते हैं। ये तो आपको पता ही है कि आपन को यदि एनर्जी की आवश्यकता हो तो तुरंत उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम ग्लूकोज का अपघटन करते हैं। और 1 मोल ग्लूकोज के दहन से हमें लगभग 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 मोल ग्लूकोज के दहन से हमें लगभग 6,86,000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा का प्राप्त होने का ये जो हमारे पास तरीका है, अगर हम इसे केमिस्ट्री की भाषा में समझें तो एक पूरा दहन प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल प्रोसेस में समझें तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये बड़े ही संतुलित तरीके से होती है, जिसमें विभिन्न एंजाइम्स काम में आते हैं और उपापचयी क्रियाओं के अंततः आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। तो ये एक संतुलित प्रक्रिया के फलस्वरूप आपको एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है। ग्लूकोज का संपूर्ण ऑक्सीकारी विघटन अपन यदि वायवीय श्वसन क्रिया के थ्रू करवाएं, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ करवाएं, तो अपन को 4 प्रोसेस से निकलना पड़ता है। पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा प्रोसेस है पायरुविक अम्ल से ग्लाइकोलाइसिस के क्रिया के फलस्वरूप पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और पायरुविक अम्ल के ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करके क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करते हैं। और क्रेब्स साइकिल में जाने के पश्चात वहाँ पर हमको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड पुनः प्राप्त हो जाता है और NADH के अणु हमें प्राप्त होते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप इसमें आप देख रहे हैं, मैंने एक फ्लो डायग्राम से ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया का पूर्ण किया है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पूर्ण होती है और क्रेब्स साइकिल की जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूर्ण होती है। वसा के बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा भी आपको एसिटाइल कोएंजाइम के अणु प्राप्त होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इस प्रक्रिया में पहला चक्र जो है वो है आपके क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जैसा कि इस फ्लो चार्ट में आप अभी देख रहे हैं कि पायरुविक एसिड
देखिए पायरुविक एसिड कोएंजाइम ए में एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तित हुआ और एसिटाइल कोएंजाइम ए आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्रेब्स साइकिल पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रवेश कर चुका है और इस प्रक्रिया के अंदर विभिन्न स्थानों पर आपको 3 हाइड्रोजन परमाणु के युग्म NAD तथा 1 युग्म FAD प्राप्त होता है। NAD का मतलब होता है निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और FAD का मतलब होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आप क्रेब्स साइकिल में देख रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको कि NAD हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और NADH बनाता है, FAD हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और FADH2 बनाता है। तो अपन ग्लूकोज के जो विघटन के 2 प्रोसेस हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, इसको प्रूव कर चुके हैं और अब हम NAD, NADH और FADH2 को लेकर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसके द्वारा आपको ATP की प्राप्ति होती है। अब मैं ATP प्राप्ति से पहले मैं आपको इसके कुछ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताना चाहूँगी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर आप जब प्रवेश करेंगे तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं जिसके द्वारा ATP का निर्माण होता है। इसमें है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज। इसमें प्रोस्थेटिक समूह फ्लेवोप्रोटीन FMN होता है और 6 आयरन सल्फर सेंटर पाए जाते हैं और मैट्रिक्स की ओर साइड उपस्थित होता है। बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है क्रिस्टी साइड जिसको हम C साइड कहते हैं और एक माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य का भाग होता है जिसको हम मैट्रिक्स की ओर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेकंड इसको सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज कहा जाता है। इसमें प्रोस्थेटिक समूह फ्लेवोप्रोटीन FAD और 3 आयरन सेंटर उपस्थित होते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड कोएंजाइम Q साइटोसिन साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और आयरन सल्फर सेंटर होते हैं। कोएंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके साइटोक्रोम C को स्थानांतरित करते हैं। कॉम्प्लेक्स फोर्थ ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है। इस कॉम्प्लेक्स में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 होते हैं। कोएंजाइम Q तथा साइटोक्रोम C, कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C ये अंत्यग्ला पर उपस्थित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकंड से, साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। अब देखिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में श्वसन श्रृंखला में एक इलेक्ट्रॉन एक ग्राही वाहक से दूसरे ग्राही पर स्थानांतरित होता है। अतः एक ग्राही ऑक्सीकृत होगा और दूसरा अपचेत होगा। इस ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है और यही ऊर्जा ADP को ATP में परिवर्तित करने में सक्षम होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से ADP के फॉस्फोराइलेशन से ATP निर्माण प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से ऑक्सीगोरिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। थैंक यू।